ठीक है। तो इस वक्त मौजूद हैं हम सरकाघाट के जो सीएससी हॉस्पिटल है बलदवाड़ा में। ये हालांकि ये हॉस्पिटल जो है वो एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो कवर करता है। हालांकि जो यहाँ के जो आबादी है बहुत घनी है। कोविड के प्रोटोकॉल्स में कोविड की जब महामारी फैली थी, चाहे वो फर्स्ट लेयर है, चाहे वो आपके पास दूसरी लेयर थी, तो इसमें जो हॉस्पिटल की जो सेवाएं थी वो एक बहुत ही काबिले तारीफ थी। और जैसे कि आपको सीएमओ साहब ने ऑलरेडी हमारे को कहा कि जो इनका पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने दिन रात जो अपनी सेवाएं थी वो प्रदान करके जो आम जो लोग हैं उनकी जो जान की जो सुरक्षा थी वो कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल में पूरी की गई। आज हम इस हॉस्पिटल का जो है वो एक एक ब्लॉक चेक करेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो किस हिसाब से अपनी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे वो एक्सरे डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपके पास जनरल वार्ड है, कोविड वैक्सीन है। तो हम आपको आज इस हॉस्पिटल को, जो कि पिछले काफ़ी समय से जो है अपने क्षेत्र के लोगों को जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो प्रदान कर रहा है, तो हम आपको यहाँ के जो हॉस्पिटल है, एक एक हॉस्पिटल, इसके जो वार्ड है, एक एक सर्कल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के साथ। देख सकते हैं कि ठीक है, ये एमएलए जो हटली क्षेत्र के कर्नल इंद्र सिंह जी हैं, उनके द्वारा जो है ये एमएलए फंड से जो है वो एक एम्बुलेंस का जो है वो प्रावधान किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये कोविड का जो है, जहाँ पे सैम्पलिंग और टेस्टिंग की जाती है, एक प्रॉपरली जो है वो कैबिन डिज़ाइन है। यहाँ से जो कोविड कोरोना के जो सैम्पलिंग और टेस्टिंग की जाती है वो यहाँ से की जाती है, और यहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं ताकि किसी चीज़ की कोई इन्फेक्शन का जो रेट है वो कम खतरा रहे। तो हालांकि हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपरली मैनेज्ड है। मैंने एक एक चीज़ आपके पास कवर करी, ताकि मेरा जो ये संदेश है कि हॉस्पिटल की तरफ से ही कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, बल्कि सरकार को ये चाहिए कि इस हॉस्पिटल को कुछ और मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो और प्रदान की जाएं, ताकि आने वाले भविष्य में जो है वो हॉस्पिटल जो है एक ऊंचाइयों को जो है वो छू सके। हम हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं कि यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी चीज़ आती है, कि जो भी इमरजेंसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजेक्शंस पड़े हैं, सफाई का जो है विशेषता ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जो इमरजेंसी का कोई पेशेंट आ जाता है उसको लेटने की प्रॉपर सुविधाएं हैं, ग्लूकोज प्रॉपरली मैनेज्ड हैं, हर एक चीज़ को हम मैनेज है। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ वार्ड सिस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या काम है और ये अपनी जो सेवाएं हैं वो किस हिसाब से दे रही हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम निशा है। मैं स्टाफ नर्स हूँ, वार्ड सिस्टर हूँ। हाँ। निशा जी, आप मेरे को ये बताएंगे कि आपका काम क्या है? आपकी ड्यूटी इस वक्त कोविड में लगी हुई है कि इमरजेंसीज में लगी हुई सर, हमारी ड्यूटी सैंपल में भी है, है? जी। वैक्सीनेशन में भी है और इमरजेंसी ड्यूटी भी देते हैं हम। अच्छा। मॉर्निंग, इवनिंग चाहे नाइट हो। अच्छा। मतलब रोटेशन वाइज़ है हमारी ड्यूटी। हाँ जी सर। तो मतलब आप रोटेशन वाइज ड्यूटी कर रहे हैं, तो मतलब जो भी इमरजेंसी केस आएगा वो भी देख लेंगे, वैक्सीन भी कर लेंगे, और भी कोई काम आएगा उसको भी आप फॉलो अप कर लेते हैं। रोटेशन वाइज लगी है ड्यूटी जिनकी। अच्छा, रोटेशन वाइज आपके पास ड्यूटी लगी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। मैडम, आप अपना नाम बताएंगे आप? किरण। अच्छा, किरण जी, आप भी स्टाफ नर्स हैं यहाँ हाँ पे? जी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3 वार्ड सिस्टर जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि अलग-अलग से। एक वार्ड सिस्टर है, 2 स्टाफ अच्छा, नर्स। 1 वार्ड सिस्टर है, 2 स्टाफ नर्सेज़ हैं। तो उसमें जो है ये आपको जो विभिन्न प्रकार की जो अलग-अलग सर्विसेज़ जो हैं प्रोवाइड करनी पड़ती है। टीकाकरण भी करना है, सैंपलिंग भी करनी है, इमरजेंसीज़ में भी ड्यूटी रखनी है। तो कहीं न कहीं आपको इतना सारा काम करते हो, कोई दबाव नहीं लगता कि हर कोई काम है? क्योंकि कोरोना में 2 साल हो गए, आपको जो एक्स्ट्रा ड्यूटी भी आपको अपनी तरफ से करनी पड़ रही है। तो आपको कहीं न कहीं आपका जो फिज़िकल मेंटेन है, आपका मतलब आदमी अगर ज़्यादा काम करेगा तो उसकी दिमाग की जो अवस्था है, कुछ आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है। तो उसमें आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? सर, ऐसा तो कुछ नहीं है नहीं, पर। बोलने का मतलब है कि कोई एक आम आदमी इतना ज़्यादा काम करेगा तो सर, अपने आप को सँभाल नहीं पाएगा। जी। सर ऐसा होता है जैसे एक दिन एक स्टाफ की ड्यूटी लगती है सैम्पलिंग के हाँ। लिए, तो दूसरे स्टाफ की लगती है इमरजेंसी के लिए, जैसे नाइट होती है, अलग अलग स्टाफ होता है सर। नहीं, मेरा ये नहीं कहना है कि अलग-अलग स्टाफ है, वो चलिए अलग ड्यूटी है, बट जो कोरोना के टाइम से पिछले 2 साल से अगर हम बात करें, तो 2 साल में जो वर्कलोड है, आप लोगों के ऊपर बहुत नहीं ज़्यादा सर, पड़ा हमें है। अच्छा लगता है कि हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। हाँ। हमें इसमें कोई वर्कलोड नहीं लगता सर, हमें अच्छा लगता है कि हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आपको कुछ सरकार की तरफ से कुछ ऐसा आप चाहिए कि आपको कुछ इस हॉस्पिटल में कुछ कमी लगे, या कुछ आप ऐसा संदेश जो है हमारी तरफ से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? सर, और तो कुछ नहीं है, हम ये बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे मेन समस्या है टॉयलेट की, जो बाहर के लोग हैं
मार्केट के लोग हैं या कॉलेज की लड़कियाँ हैं, जो भी हैं, वहाँ टॉयलेट के लिए यहाँ पे बहुत गंद फैलता है। फिर जो हमारे सफाई कर्मचारी है, एक तरफ से सफाई करके जाते हैं, दूसरी तरफ से दोबारा फिर वो टॉयलेट वॉशरूम हमारे गंदे हो जाते हैं। तो तो हम ये चाहते हैं कि एक वॉशरूम वहाँ पे होना चाहिए, क्या बोलते हैं, मार्केट में होना चाहिए सर। तो मैम दूसरी चीज़, आप अगर सरकार की तरफ से कुछ नहीं सर, सब ठीक है। ठीक है, आपका कुछ है? नहीं तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ के वॉशरूम्स की बात करें, वो भी पहले ऑलरेडी कंप्लेंट हमने बीएमओ साहब के थ्रू सीएमओ साहब से भी एस्केलेट्स की थी इस अस्पताल की, ताकि सीएमओ साहब से हमारे को आश्वासन दिया गया था कि जो वॉशरूम की जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं मेंटेन रखी जाएंगे। हालांकि उस समय के लिए जो वॉशरूम था वो काफ़ी साफ रखा गया, पर जो साफ सफाई की थोड़ी सी जो समस्या है उसके लिए मैं सीएमओ साहब मंडी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे भी ये है कि अस्पताल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, डॉक्टर्स, नर्सेज, और जैसे कि आपके यहाँ पे एक स्टाफ नर्स ने कहा कि इनको ये लगता है कि हम हॉस्पिटल में जो लोगों की सेवाएं दे रहे हैं वो इनका धर्म है। तो देखिए, आप इतना सोचिए कि एक हॉस्पिटल के एंड से एक स्टाफ नर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हालांकि हम जो इंटरव्यूज हैं, हर एक जो मीडिया है वो एक हाईली लेवल तक जो है वो इंटरव्यूज कर सकते हैं, बट आज हम जो जमीनी हकीकत है इस चैनल के माध्यम से कि हॉस्पिटल्स के लोग हैं, हॉस्पिटल्स के किस समस्याओं को जो है वो परेशानी करनी पड़ती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये इन मैडम की काफ़ी अच्छी बात लगी कि ये इनका जो है वो एक समाज सेवा का काम है और इनको कहीं ना दबाव कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक हॉस्पिटल की जो है वो विशेषता है कि सदियों से, काफ़ी टाइम से ये अस्पताल जो अपनी सेवाएं दे रहा है। हालांकि जो सफाई की जो व्यवस्था है इसके लिए हमने पहले भी बीएमओ साहब से आग्रह किया था, सीएमओ साहब से भी आग्रह किया था कि यहाँ पे जो शौचालय हैं उनका निर्माण जल्द से जल्दी, और जो भी सफाई के जो ठेकेदार हैं यहाँ के जो सफाई की व्यवस्था को जो संभालते हैं उनको थोड़ा सा जो है सख्त किया जाए, ताकि, हालांकि ये यहाँ के कहने की बात नहीं है, ये हमने ऑलरेडी जज किया है जब सीएम पोर्टल पे भी इसकी कंप्लेंट गई हॉस्पिटल की कि जो शौचालय है वो कहीं ना कहीं जो है वो आज भी गंदे हैं। धन्यवाद। कुछ मरीज जो हैं वो यहाँ पे लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी आपके पास रखे हुए हैं। साफ़ सफाई की अगर व्यवस्था देखें तो साफ़ सफाई बिल्कुल जो है वो साफ़ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और हालांकि बिस्तर इसीलिए खाली हैं कि केसेस जब इमरजेंसी में इस अस्पताल के जो बिस्तर हैं वो भी काफ़ी यूज़ किए जाएँ। अस्पताल जो है भरपूर सुविधाओं से लैस है, पर एक जो वॉशरूम की जो कमी है वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि हॉस्पिटल के जो वॉशरूम है वो क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया कि वॉशरूम का जो बाहर की जनरल पब्लिक है वो वॉशरूम को यूज़ करेगी। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि अस्पताल के लिए जो अगर वॉशरूम आपने रेडी किए हैं तो अस्पताल के जो मरीज़ हैं वही यूज़ करें। हालांकि जो बलद्वाड़ा शहर है बहुत बड़ा शहर है और इस पूरे क्षेत्र में जो शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आने जाने वाला जो भी लोग हैं वो इस शौचालय को यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये जो शौचालय है कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत का जो है वो काम करना पड़ता है हर टाइम। तो मैं आपको शौचालय की तरफ ले चलूँगा, तो इस तरफ है मैं वॉशरूम। तो ये देखेंगे आप इस हॉस्पिटल के, हालांकि अभी आप देखोगे कि शौचालय तो वैसे साफ़ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अभी तो करके रखा हुआ है काफ़ी। ये जो आपका सैनिटाइज़र है वॉशरूम में, तो ये है। बल्कि हालांकि शौचालय की जो हालात है, जो निर्माण स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं जर्जर हालत में है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस सामुदायिक अस्पताल में उपस्थित हैं और यहाँ पे जो कोरोना के जो कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं वो बिल्कुल फॉलो अप किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक लाल पट्टी जो है डॉक्टर्स और मरीज के बीच में जो है काफ़ी स्पेस रखा गया है। तो यहाँ पे जो है हम एक बार, जो अभी हमारे को थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जो डॉक्टर्स उपस्थित हैं जो प्रेजेंट हैं उनसे जान की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना का जो काल है उसमें आपको एक जर्नल वर्कआउट, जो पेशेंट्स हैं उनको भी प्रॉपरली चेक करना पड़ता है और जो बाकी कोविड्स के मरीज हैं उनको भी चेक करना पड़ता है। तो इनका जो काम करने की जो स्ट्रेटजी है वो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इतने टफ कॉल में जो है, टफ में आप दिन रात जो यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं उसके बारे में हम जानने की तो कोशिश करेंगे। सामुदायिक अस्पताल है, कोविड का जो टीकाकरण है वो काफ़ी जोरों शोरों से जो है इस अस्पताल में किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो लोग हैं वो अपना टीकाकरण के लिए मौजूद हैं और यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो भीड़ आपको देखने को मिल रही है, ताकि सरकार की तरफ से जो है वो ज़्यादा गाइडलाइंस जो है वो तैयार कर दी गई हैं कि जो कोविड का इंजेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। बिना कोविड के इंजेक्शन से, चाहे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी को जो है वो जागरूक किया गया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे कोविड का जो है इंजेक्शन करवाने के लिए जो है वो आ चुके हुए हैं। अब मैं आपको अंदर ले जाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे देखिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं अपने इंजेक्शन लगवाने की जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं।
तो ये आप लाइंस देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो है वो अपना अपना जो है वो इंजेक्शन लगवाने का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। आगे मैं आपको यहाँ पे और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें जब आपके साथ जब इंजेक्शन्स लग जाता है तो आप इस हॉस्पिटल के अंदर देख सकते हो कि ये दिस इज़ ओनली मतलब वेटिंग एरिया। तो जब इंजेक्शन लगा जाता है तो कम से कम जो 30 मिनट है वो लोगों को जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे एक जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है इस अस्पताल के द्वारा जो पालन किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। आप देखिए हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली मैनेज की गई है। आपको इंजेक्शन लगवाने के लिए चाहे डॉक्टर जर्नल ड्यूटीज़ पे बैठे हैं, चाहे कोविड के इंजेक्शन लग रहे हैं, हर काम को जो एक बिल्कुल व्यवस्थापूर्ण जो है वो पूरे तरीके से किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी माताएं जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो हम इनसे थोड़ा थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने आपने इंजेक्शन लगवा लिया तो अच्छा लगा। कौन सी डोज है आपकी? पहली अच्छा पहली डोज है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 64 साल। अच्छा तो 64 साल है। थोड़ा सा आप लेट हो गए पर चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने इंजेक्शन्स लगवा रहे हो। आपको और आपके जो परिवार में उनको भी आप ज़रूर बोलें कि इंजेक्शन लगाएं। आपका नाम माता जी, आपने लगवा लिया हाँ इंजेक्शन? जी, हाँ जी। कौन सी डोज है आपकी? अच्छा देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो माता जी बैठे हैं इन्होंने अपनी दूसरी डोज लगवा ली है। और इनके परिवार में और कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? मेरे हस्बैंड। अच्छा हस्बैंड है। तो मतलब आपके बच्चों ने अब सभी ने इंजेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो जो कोविड का जो एक सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं कि जो भी लोग हैं जो बहकावे में आ जाते हैं कि हमने इंजेक्शन नहीं लगवाना है, ये सरासर पूर्ण गलत है। आप अगर कोविड का एक इंजेक्शन लगवाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे। कई लोगों का जो भ्रम है कि हमने इंजेक्शन नहीं लगवाना है, किसी को उल्टी आ रही है, किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ये जो बेकार की जो बातें हैं ना, इनसे कहीं ना कहीं जो है दूर रहना चाहिए। ये जो इंजेक्शन सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है ये आप ही की ही सिक्योरिटी के लिए है। तो आइए हम अंदर की जानने की बात करेंगे कि यहाँ पे जो इंजेक्शन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपरली रिकॉर्ड है, सर्टिफिकेट जो है इशू इस डिपार्टमेंट से किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ हेल्थ वर्कर्स बैठे हैं जो कि इंजेक्शन्स लगा रहे हैं। तो इनसे हम जानने की बात करेंगे कि ये हमारे असली कोरोना जो योद्धा हैं वो ये हैं जो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इनसे हम जानने की बात करेंगे कि आपका क्या काम है। मैडम आपका नाम क्या है? मधुबाला। मधु जी आपका क्या काम है यहाँ पे? सर मेरा काम है यहाँ पे इंजेक्शन लगाना कोरोना पेशेंट के लिए। अच्छा। सोशल। अच्छा आपका काम है कि जो भी कोविड के इंजेक्शन्स आएंगे वो आप लगाएंगे। ठीक है। आपका नाम क्या है मैम? मीना कुमारी सर। अच्छा मीना जी आपका काम क्या है? अच्छा तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये आपके वैक्सीन्स रखे हैं प्रॉपरली, सोशल डिस्टेंसिंग, आपके पास सैनिटाइज़र। इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये जो वैक्सीन को एक प्रॉपरली ढंग से जो रखा जाता है वो प्रॉपरली तरह मेंटेन्स है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जो सुविधा है इस पैरामेडिकल स्टाफ की, जैसे कि सीएमओ साहब ने ऑलरेडी ही डिस्कस किया है कि जो मेरा पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे उसमें नर्सेज हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, दिन रात जो है अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के जो है वो लोगों की जो जान है वो असल में जो है एक मेहनत ही जिसको हम बोलते हैं कि सफलता की कुंजी है। अब जो है वो स्वास्थ्य ही सफलता की कुंजी है। अगर हम पिछले 2 साल से देखें तो कोरोना वॉरियर्स को जो है सरकार की तरफ से हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ इनको जो इंसेंटिव्स है उसमें प्रोग्रेस किया जाए, क्योंकि आज जो हिमाचल की जनता है जो सुरक्षित है वो इन्हीं कोरोना योद्धाओं से जो है वो सुरक्षित है। यहाँ पे हम एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि ये यहाँ पे बैठे हैं कुछ अधिकारी, तो इनसे हम जानने की बात करेंगे। सर आपका स्वागत है, आपका नाम बताएं प्लीज़। सर हेमंत कुमार। हेमंत जी आपका क्या काम है यहाँ पर? सर यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोगों के। अच्छा वेरिफिकेशन मतलब किस हिसाब से? सर जो भी कोई आता है ना, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा के आता है कोई भी, अच्छा फिर उसकी हम यहाँ पे उससे मोबाइल नंबर लेके उसकी वेरिफिकेशन करते हैं फिर यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी अपना आधार कार्ड के साथ जो सेंट्रल डाटा दिया जाता है सरकार को, हिमाचल प्रदेश सरकार से कितने वैक्सीन लगे, वो प्रॉपरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और भी अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? बलवंत सिंह जी। हाँ जी बलवंत जी क्या काम है आपका? मैं वैक्सीनेटर सेकंड हूँ। मेरा काम ये है कि जो भी अपना रजिस्टर करके आते हैं उनको मैं वेरीफाई करता हूँ। अच्छा आपका काम भी मतलब एक तरीके से जो है वो वेरिफिकेशंस का ही है। मतलब आप वेरिफिकेशंस का ही काम करते हैं और इसके अलावा कुछ आप सेवाएं दे रहे हैं हॉस्पिटल में? जैसे कि रजिस्ट्रेशन किसी की नहीं होती है तो उसको भी मैं ही करता हूँ यहाँ पे। अच्छा अब मान लीजिए कि कुछ बूढ़े आते हैं, उनका जो है आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं होता, कईयों के पास तो आधार कार्ड भी नहीं होता आई थिंक अभी, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? उनका हम जो है वोटर आई डी से कर लेते हैं, और नहीं तो पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से भी कर लेते हैं। अच्छा देखिए काफ़ी लोग गरीब हैं, किसी के पास तो पैन कार्ड भी नहीं, मान लीजिए किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो उस केस में आप कैसे वैक्सीन लगाएंगे उन लोगों को?
उसको हम जो राशन कार्ड से भी कर देते हैं। देखिए कोई ना कोई जो सरकार की तरफ से जो समाधान है कि मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी जो है वो वैक्सीन की जो है कि सभी को लाभ मिले, वो इस अस्पताल की तरफ से सारी जो चीज़ है वो सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बुलदवाड़ा हॉस्पिटल के जो हम एक जहाँ से कोविड वैक्सीन की जो पूरी सप्लाई है वो यहाँ से रिकॉर्ड रखी जाती है, यहाँ से जो पूरा रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। हालांकि यहाँ पे 10 पीएचसी और 33 हेल्थ सेंटर्स के लिए जो पूरी वैक्सीन है वो दी जाती है। तो यहाँ पे मैम एक उपस्थित है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नाम। मैडम पहले आप अपने बारे में बताइए और अपना आपका जो काम है उसके बारे में बताइए कि आपका क्या काम है। पुष्पा ठाकुर, फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर, ब्लॉक बलदौड़ा। ठीक है, तो आपका काम क्या है यहाँ पर? मेरा काम है वैक्सीन, जैसे वैक्सीन का रख रखाव, हाँ। जैसे सप्लाई आनी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी, एंटर करनी, सारी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करनी, स्टॉक मेंटेन करना। तो आपका कहना है कि जितना भी वैक्सीन सरकार की तरफ से दिया जाता है, जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको यहाँ से सप्लाई जो है वो यहाँ पे दी सकते हैं। तो मेरे को आप बता सकते हैं कि अभी तक जो सरकार की तरफ से आपने कितने वैक्सीन जो है अलग-अलग सेंटर्स में जो है वो सप्लाई करके रखे हैं? वो तो मतलब रिकॉर्ड से बता सकती हूँ मैं कितना कितना कहाँ। कोई आइडिया? जो सप्लाई आ रही है वो जा रही है, जैसे आज आ रही है 2 दिन में ख़त्म होके फिर सप्लाई आ रही है, ऐसे ऐसे चला हुआ है तो रूटीन। आप मेरे को ये बताएँगे कि सप्लाई जो है वो 1 दिन में या 2 दिन में कितने इंजेक्शंस आपके पास आ जाते हैं? 1 या 2 दिन में कभी कभी 4000 डोजेज, कभी 2000 डोजेज, कभी 6000 डोजेज, मतलब इतने तक आ रही है। मतलब आपका कहना है कि 4000 और 6000 जो डोजेज़ हैं, अलग जो 43 जितने भी अस्पताल हैं हमारे, चाहे हम वो पीएचसी है, चाहे वो सब सेंटर्स हैं, वो जो वैक्सीन्स हैं वो यहाँ से सप्लाई कर दी जा रही हैं। तो आपको ये लगता है कि जो वैक्सीन्स आ रही हैं वो कहीं न कहीं जो फील्ड में कमी आ रही है इस चीज़ की? मतलब जो हमारे पास आ रही है वो हम फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके हिसाब से सेशन रख रहे हैं, है ना। जैसे आज ख़त्म हो गई, मतलब आज का ही था, तो गाड़ी मंडी गई है, सप्लाई शाम को आएगी, तो कल के लिए फिर सेशन होंगे फील्ड में। तो बोलने का मतलब ये है कि जो वैक्सीन आपके पास आ रही हैं वो ज़्यादातर यूज़ फील्ड में हो जा रही है। हाँ, जो आ रही है वो जा रही है। तो अभी आप मेरे को ये बता सकते हैं कि जो पूरा सरका घाट का जो ब्लॉक है, जो भी इस हॉस्पिटल के जो ब्लॉक्स हैं, कितने मतलब कितने जो जनता है वो अपने इंजेक्शन जो ले चुकी हुई है? वो तो मेरे को इनसे डाटा लेना पड़ना, कितना मतलब इसका आइडिया भी कितना क्या ना। ठीक है। हाँ, तो मैम का यहाँ पे कहना है कि जो भी वैक्सीन है जो पूरे ब्लॉक्स में है वो रिकॉर्ड रखते हैं, और जो भी रिकॉर्ड है हर दूसरे या तीसरे दिन 4000 और 6000 वैक्सीन की जो है वो सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे कुछ और भी स्टाफ बैठा हुआ, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या काम है। मैडम आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम पूनम है, मैं आशा वर्कर हूँ। ठीक है। और हम लोगों को जो स्वास्थ्य विभाग से जो सेवाएं दी जाती है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। आजकल कोविड का चला हुआ है तो हम लोगों को बताते हैं कि कब तक 18 से 44 वाले हैं उनको वैक्सीन लगेगी, या 40+ वाले हैं उनको लगेगी। ये सेवाएं हम लोगों तक पहुँच जाते हैं। तो आपका कहना है कि आप आशा वर्कर हैं, तो आशा वर्कर्स का तो कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा काम है। तो आपका मेरे को ये बताएंगे कि जो अब आप फील्ड में जाते हैं तो क्या क्या काम होता है आपका? बिल्कुल जी, जैसे एंटीनेटल है हम उनको भी जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको कब कब इंजेक्शन लगते हैं, डोलोसेंट का है, और जो बीएचएनडी का है आंगनवाड़ी में जाते हैं, वहाँ भी जो भी स्वास्थ्य विभाग से जो भी प्रोग्राम चलते हैं वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं। बीपी शुगर के हमारे साथ हमारे मेल फीमेल जाते हैं, उनके भी रखते हैं, गाँव में लोगों के चेकअप करवाते हैं। एनसीडी का चला हुआ है, हमारा टीवी का प्रोग्राम चला हुआ है। हाँ तो जी। आपके पास जो एरिया है वो कौन सा एरिया में आप काम करते मेरे हैं? पास बुलदौड़ा का है, तरंडोल गाँव है मेरा, और जी बुलदौड़ा का आधा हिस्सा मेरे पास है, 2 तो गाँव। आपको कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसा बताया गया है कि बच्चे जो अगर मान लीजिए कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बच्चे बहुत इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो बच्चों को कैसे सेव किया जाए उस चीज़ में? बच्चों की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन आई है कि बच्चों को कोई वैक्सीन या दवाई या कोई इम्यूनाइजेशन आपके पास कुछ ऐसे? अभी तो कोविड के लिए तो कोई बस यही है ज़्यादा कि डिस्टेंस के मेंटेन करना, हाथ धोना, और अभी तो बच्चों के लिए कुछ बताया नहीं है। बाकी बड़ों के लिए तो बताया कि वैक्सीन लगेगी, अभी बच्चों के लिए आई नहीं हुई है, छोटों के लिए। तो यहाँ पे कुछ और भी मौजूद है। मैडम आप अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम सोनिया है, मैं फीमेल हेल्थ वर्कर सब सेंटर खनूर से हूँ। तो आपका क्या काम है आपको मतलब? मेरा आज यहाँ पे एमसीएच डे है और मेरी इम्यूनाइजेशन में ड्यूटी है, बच्चों को इम्यूनाइज करते हैं हम। ठीक है। हाँ तो जी। इम्यूनाइजेशन में आप बच्चों को क्या करते हैं? बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे एट बर्थ अगर यहाँ पे डिलीवरी होती है बुलदवाड़ा में तो उनको बीसीजी और पेंटा और पोलियो की फर्स्ट डोज 0 डोज देते हैं हम लोग। और जैसे 1.5 महीने का बच्चा है तो उसको पेंटा, पोलियो, रोटा और इसका FIPV और PCV की डोजेज दी जाती है। जैसे जो इम्यूनाइजेशन है ना हमारा 1.5 साल तक का,
उसको इम्यूनाइज करते हैं यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन है, आप खुद यहाँ पे हेल्थ वर्कर हैं और यहाँ का जो एरिया है, लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो जो टीकाकरण अस्पताल की तरफ से किया जाता है, वो जो सूचनाएं हैं वो आप लोगों तक कैसे पहुँचाने का काम करती या हैं? तो हम खुद कॉल करते हैं या आशा वर्कर के थ्रू और आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू, लेकिन हमारा मैक्सिमम यही रहता है कि हम खुद ही लोगों को मोटिवेट करें कि आएँ। हाँ जी। तो मेरे को एक चीज़ बताएंगे, जैसे कोरोना था, काफ़ी लॉकडाउन चला, तो बच्चों को कुछ इम्यूनाइजेशन सिस्टम था वो रुक गया, बच्चों को टीके नहीं लग पाए, तो अब क्या वो उसको कवर कर रहे हैं उस चीज़ को? हाँ जी, हाँ जी, कर रहे हैं कवर। और बच्चों का इम्यूनाइजेशन तो नहीं रुका, क्योंकि हम सब सेंटर लेवल पे भी अपनी वैक्सीन यहाँ से ले जाके सब सेंटर लेवल पे भी इम्यूनाइज करते हैं बच्चों को, वहाँ पे भी सेशन रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि परसों ही सीएमओ साहब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी ने कहा कि जो मेरे हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे पैरा नर्सेज हैं, ड्राइवर्स हैं, इवन कोरोना काल में पिछले 1.5 या 2 साल से, चाहे वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, काफ़ी फील्ड में जो है वो काम करते आ रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियों का काम है, और कोरोना में जो इनका काम है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चाहे आशा वर्कर्स हैं, ये दिन रात जो है आम लोगों की जो सुरक्षा के लिए जो है वो सेवाएं जो है वो निर्धारित कर रहे हैं, लोगों को किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो उसके लिए जो स्टाफ है वो दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे को जान के बहुत खुशी हुई कि जैसे आशा वर्कर्स और मैडम ने बताया कि इनका जो काम है वो बहुत ही सुचारू रूप से किया जा रहा है, तो उसके लिए इनका हम जो है वो तहे दिल से जो है वो धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। ये जो कोविड के जो पिछला दौर रहा, इसमें काफ़ी ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी दिक्कतें आई और काफ़ी इन्होंने काम भी करे। तो आइए, हमारे साथ और भी कुछ डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका बहुत स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक जानने की कोशिश करूँगा कि जिस हिसाब से ये कोविड का जो टाइम था उसमें 1.5 या 2 साल से ये चलता आ रहा है, तो इस टाइम में आपको आपकी जर्नल ड्यूटीज़ भी करनी है, कोविड के पेशेंट्स भी देखने पड़ेंगे, तो आप इस चीज़ को किस एंगल से जो है मेंटेन करते हैं? हाँ जी, और माय नेम इज़ डॉक्टर अंकिता चंदेल, और अभी मुझे यहाँ 1.5-2 साल हो गया है। से फर्स्ट वेव आई थी और सेकंड वेव में तो हमने सेपरेट 2 ओपीडीज़ बना दी थी। लाइक यहाँ पे जनरल पेशेंट के लिए और एक फ्लू ओपीडी 10 नंबर में बना दी थी। तो वहाँ पे जितने भी कोविड सिम्टम वाले पेशेंट आते थे तो उनको हम वहाँ पे ही चेक करते थे। अब जैसे सैम्पलिंग का है तो सैम्पलिंग में हमें रैपिड टेस्ट भी करने पड़ते हैं और RT-PCR भी करने पड़ते हैं, तो इसके लिए हमने सेपरेट टाइमिंग बना रखी है। जैसे रैपिड टेस्ट करते हैं हम 11:30 से, और 10:30 से एंट्री का टाइम है, और 11:30 हम टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और RT-PCR हम 2 बजे करते हैं। और जैसे कि कोविड पेशेंट के लिए और नॉर्मल जो हमारे पास मरीज़ आते हैं कि इनको ये मतलब इफ़ेक्ट ना हो, तो उसके लिए हमने सेपरेट कोविड वार्ड भी बना रखा है। तो जो हमारा जनरल वार्ड है वो अलग से चलता रहता है, और जैसे जो भी कोई भी हमारे पास सिम्टोमेटिक पेशेंट आता है तो उनको यहाँ पे हम पहले चेक करके सामने RT-PCR या रैपिड टेस्ट जल्दी से जल्दी करवा के, और अगर किसी को रेफ़र करना पड़ रही है तो उसके लिए हम उनको कोविड वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं जब तक कि एम्बुलेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं हो जाती। तो मैम, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जैसे आपके कोविड के जो पेशेंट हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के आ रहे हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, तो जो सीरियस केसेज़ हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? जो सीरियस केस आते हैं हमारे पास, पहले तो हम उनका जनरल चेकअप करते हैं, वाइटल्स वगैरह, या जिसकी भी SpO2 हमारे पास 94 से कम आती है या 90 से कम चली जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ से रेफरल बनाते हैं, तो फिर आगे मंडी जाके वहाँ से हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड होती है। तो जितना भी टाइम की पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए उसके लिए हमने सेपरेट वार्ड बना रखा है। तो वहाँ पे जो भी हमारे पास स्टाफ है, सिस्टर्स हैं, तो वो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जो भी इनको फर्स्ट एड देना पड़ता है तो तब तक हम उनको वहाँ पे रखते हैं जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती। मैम, एक सीएमओ साहब मंडी से एक स्टेटमेंट हमारे पास जारी हुई है कि इस वक्त जो है डॉक्टर्स हो गए या पैरामेडिकल स्टाफ्स हो गए, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं काम करने का, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है या आपको सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं चाहिए जिससे आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हाईली ऑफिशियल्स तो अपनी बात रख देते हैं, बट जो एक्चुअल में चीज़ है वो ग्राउंड लेवल पे कैसे चीज़ें चली हैं, उसमें डॉक्टर्स को क्या कमी आ रही है, पैरामेडिकल स्टाफ्स को क्या कमी आ रही है, तो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ ऐसी बात जो है वो सरकार की तरफ रखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हमें जैसे कि हमने सैम्पलिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें प्रॉपर जो भी सामान चाहिए होता है, जैसे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, सैनिटाइज़र, ये सब हमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड करवाना चाहिए। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी हमारा ये चल रहा है अभी कि जैसे कि जो NPA है, जो 25% मिलता था उसको रिड्यूस करके इन्होंने 20% कर दिया है। तो हम गवर्नमेंट से यही डिमांड है हमारी कि उसको बढ़ा के 25 से 30% किया जाए, क्योंकि इस टाइम कोविड काल में सारे डॉक्टर्स अपना 100% देने की ट्राई कर रहे हैं और 100% दे भी रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो एक हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए, इसको इनकरेज करने की जगह तो ये हमें डिमोरलाइज़ कर रहे हैं कि बिल्कुल ही कि
थोड़ा सा मतलब एक प्रोत्साहन देना चाहिए डॉक्टर्स को, क्योंकि जो 1-1.5 साल से इतना काम कर रहे हैं, तो इनको जो एनपीए हमारा बढ़ाना चाहिए वो बढ़ाने की जगह इन लोगों ने हमारा कम करके सरकार ने से पंजाब वाले दे रहे हैं, तो वही वो हमारे यहाँ पे फॉलो होगा फिर 6 पे कमीशन। तो वही है कि तो यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की अपनी कुछ समस्याएं हैं या हम उनको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारी ये हमारी स्ट्राइक भी चल रही है 2-3 दिन से, तो मतलब 9:30 से 11:30 बजे तक हमारा स्ट्राइक टाइम है। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स देखिए इतने टफ कोविड टाइम में जो है वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उनको चाहिए कि जो जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी जो मेन समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अभी हम यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हमारे साथ और मौजूद हैं जो कि पेशेंट्स को भी देख रहे हैं, हम इनका थोड़ा सा कीमती वक्त जो है वो जाहिर करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। वेलकम। कृपया करके आप हमारे को कुछ बताएंगे अपने बारे में, आपकी क्या स्पेशलिटी है और आप किस मतलब पद के ऊपर आसीन हैं? मेरा नाम डॉक्टर विनोद है और मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे पोस्टेड हूँ। और एट प्रेजेंट जो है वो वैसे जब MOIC हूँ वैसे तो आज मैं MOIC हूँ। वैसे डॉक्टर अनु शर्मा है यहाँ पे, वो MOIC हैं, आज उनकी नाइट ऑफ है, तो एज ए MOIC चार्ज जो है वो आज मैं देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो सर मैं पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि हालांकि ये जो अस्पताल है काफ़ी क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें काफ़ी लोग मरीज आ रहे हैं और हमने ये देखा है कि ये इस अस्पताल से आज तक जो सेवाएं डॉक्टरों की तरफ से दी जाती हैं वो एक बेहतरीन सेवाएं दी जाती हैं। कभी न्यूज़ में ऐसी कोई चीज़ ना आई। हालांकि इवन मैं तो यही कहूँगा कि जो बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे भी अच्छी जो सेवाएँ हैं वो इस हॉस्पिटल की तरफ से दी जा रही हैं। हालांकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आपको कहीं ऐसी चीज़ महसूस होती है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कुछ कमी है या काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है जो भी पेशेंट्स आते हैं? जी देखिए, वैसे डॉक्टर्स की कमी तो हर जगह ही है, ये तो हकीकत बात है, ये आप भी जानते होंगे कि पूरे स्टेट में ही है, ऐसी प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन हमारे पास जो स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, और जो हमारे एमओज़ हैं वो 24 आवर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। कभी भी हमारे को कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो हमेशा 24 आवर जो है वो अवेलेबल रहते हैं। कुछ भी सिचुएशन हो हम लोग टैकल अपने लेवल पे कर लेते हैं। और हमारे बीएमओ सर जो हैं वो बहुत ही जीनियस हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और बीएमओ सर की गाइडेंस की वजह से जो है वो हम लोग जो है पूरे बलद्वाड़ा ब्लॉक में जो है, और हमारा क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जब भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है, अब जैसे भी हम उनको ऑर्डर करते हैं वो अपना 100% देते हैं। और कोविड के दौरान भी हमने जैसे कि मैनेजमेंट की यहाँ पे कोविड वार्ड बनाया, टेम्परेरी जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया था, कि जैसे कि क्या होता था जी, कोविड वार्ड में पीछे आपने देखा होना, जब सेकेंड वेव आई थी तो उस टाइम पे जो है वो पेशेंट का जो है रेफरल रेट बहुत बढ़ गया था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने बीएमओ सर ने और सब ने, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, इवन एसडीएम सर, डीएमओ सर और हम सब ने जो है वो एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे, कि कोई भी आए जिसको सच में बहुत प्रॉब्लम है, जिसका सेचुरेशन वगैरह फॉल कर रहा है और वो जो है वो उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी नेर चौक वो शिफ्ट नहीं हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इतना था नहीं, एक्टिव था नहीं उस टाइम पे न्यू में। तो हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया था यहाँ पे। कोई भी मरीज़ आता था, सिक से सिक पेशेंट आता था, तो हम लोग कोशिश करते थे उसको कि हाँ एमरजेंसी केयर दे सकें, उसको स्टेबल कर सकें। जब वो पेशेंट स्टेबल हो जाता था तब हम उसको नेर चौक, रत्ती या जहाँ पे भी हमारे आइसोलेशन डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बने हुए थे तब उनको हम शिफ्ट कर देते थे। तो सर आपको कुछ सरकार की तरफ से डॉक्टरों के फेवर्स में अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि आपको कुछ कमी महसूस होती है या कुछ भी ऐसा, अगर आप कोई मैसेज हमारे माध्यम से अगर सरकार की तरफ पहुंचाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। जी देखिए, प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये है कि फ़िलहाल हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है और कोऑपरेटिव है, तो ये है कि हम लोग जो हैं वो हर सिचुएशन टैकल कर रहे हैं। हमारे पास चाहे 4 ही डॉक्टर हैं लेकिन बहुत कोऑपरेटिव हैं, और हमारा स्टाफ जो है, बलद्वाड़ा का स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कभी भी इमरजेंसी पड़ती है वो लोग अवेलेबल होते हैं, और हमारे बीएमओ सर की गाइडेंस की वजह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा है, वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं, टैकल कर लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद, जिनका साफ साफ कहना है कि अगर इमरजेंसी में भी इनके पास कोई केस आता है तो वो नेर चौक की बजाय, सेंड करने की बजाय, जो भी इसको फर्स्ट एड जो है वो यहाँ पे दी जाती है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये हॉस्पिटल चाहे जितना मर्जी पुराना हो, बट यहाँ की जो सेवाएं हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज की जाती हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हमारे पास चाहे 4 ही डॉक्टर हैं, बट ये अपनी सेवाएं देने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते।
यहाँ पे जो मशीनरी है वो यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सरे की व्यवस्था पूरी है। आपके पास कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो भी यहाँ पे रखे गए हैं हुए हैं। और ये आप ईसीजी रूम भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ईसीजी रूम की व्यवस्था है। हालांकि यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो कुछ मौजूद हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप पहले आपका नाम बताएं और आपका क्या काम है? मैं अनुपमा भारद्वाज नाम है। रेडियोग्राफर की पोस्ट पे हूँ मैं यहाँ पे। हाँ जी। तो आप यहीं से बिलोंग्स करती हैं या कहीं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। बिलासपुर? तो आपका जो काम है मेनली रेडियोलॉजिस्ट का आपका काम हाँ है। जी, मेनली जो एक्सरेज का काम है। तो जैसे कि अभी कोविड काल में जो लोगों को जो लंग्स का जो स्कैन्स किया जाता है, तो आपके पास जब कोई कोरोना का मरीज आता है तो आपको उसका स्कैनिंग्स वगैरह भी करनी पड़ती है उसकी? हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको उस टाइम डर नहीं लगता कि ये कोरोना का खुद पेशेंट है और मैं इसकी स्कैनिंग कर रही हूँ? अब ऐसे पेंडेमिक में अगर हम लोग डर जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? और किस टाइप से? तो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पूछने चाहूँगा कि जब आपके पास कोई कोविड के पेशेंट्स आते हैं और उनके लंग्स का जो आप एक्सरे करते हैं, तो कितना इन्फेक्टेड आपको केसेस मिलते हैं उस केस में? इन्फेक्टेड तो अब देखो, अगर हम अपनी पूरी प्रिकॉशन लेंगे तो इन्फेक्शन के इतने भी चांसेस नहीं हैं। मतलब 99% तो आप सेफ हो ही जाएंगे अगर आप पूरी प्रिकॉशन लेंगे, पीपी किट वगैरह पहनेंगे, मास्क ग्लव्स वगैरह सब यूज़ करेंगे तो। बाकी तो थोड़ा बहुत तो चांसेस होते ही हैं, जैसे अगर कोई प्रिकॉशन नहीं हो या फिर ग्लव्स आप आगे पीछे कहीं ऐसे टच कर लें या दूसरे किसी बंदे को इन्फेक्ट कर दें तो फिर तो चांसेस तो होंगे ही। नहीं, मेरे बोलने का मतलब है कि जो आपके पास मरीज आते हैं, जब उनका आप एक एक्सरा करते हो, जब उनके लंग्स की जो रिपोर्ट आती है वो कितनी इन्फेक्टेड आती है? वो न्यूमोनाइटिस तो उसमें आ ही जाता है, जैसे कि मैक्सिमम टाइम तो यही होता है जो इन्फेक्टेड पेशेंट होगा तो उसमें निमोनिया तो आ ही जाएगा। तो उसकी तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आती है, तो उसके बेस पे सब है। हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट है, इनकी एक बात हमारे को बहुत अच्छी लगी कि अगर हम खुद ही डर जाएंगे, हालांकि जब भी कोई कोविड का पेशेंट्स आता है उसको एक्सरे रिपोर्ट्स भी चेक की जाती है। हालांकि ये जो सीएमओ साहब ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो मेरे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे रेडियोलॉजिस्ट है, चाहे स्टाफ नर्सेज हैं, तो हर कोई जो है वो अपनी जान की बाजी लगा के जो आम जनमानस है उसकी जो है वो इलाज का जो है पूरा तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। थैंक यू। हमारे साथ जो हैं बलद्वाड़ा अस्पताल के जो ब्लॉक अकाउंटेंट हैं हमारे पास, राकेश कुमार जी, वो यहाँ पे उपस्थित है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कार्यभार क्या है, ये किन प्रकार के जो सुविधाएं हैं कोविड टाइम में ये किस प्रकार की दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का आपका जो कार्य ओहदा है वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहा है? देखिए, जिस हिसाब से आज कोविड को 1.5-2 साल हो गए चलते हुए, तो इस दौर में जितना भी फंड जो है वो उच्च अधिकारियों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे को प्राप्त हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, हेल्थ सब सेंटर के लिए, और इसके साथ साथ जो हमारी टीम्स हैं उनके लिए जितने भी एनएचएम के थ्रू जो है कंज्यूमेबल हम परचेज कर रहे हैं, उसकी सारी देख रेख जो है वो इसी ऑफिस से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दफ्तर से की जा रही है, ताकि फील्ड में जो हमारी टीमें चली हुई हैं और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर पैसे की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो ग्रांट इन एड हमारे को प्राप्त हो रही है उसको एक रेशो में बिठाल कर जो है हम नीचे तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप मेरे को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी फंड्स आपके पास आते हैं वो सेंट्रली गवर्नमेंट के फंड्स मैनेज करते हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट? इसमें सर कुछ सेंटर की गवर्नमेंट की एड है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की एड है। तो मैं जिस हिसाब से हमारे कुछ कार्यक्रम चले हैं, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज 108, 102, ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों को जो है फंडिंग केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना है वो स्टेट का एक कार्यक्रम है जिसको जो है स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, और टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम को जो जितना भी पैसा हमारे से निचले लेवल पर जा रहा है वो सारा जो है स्टेट गवर्नमेंट हमारे को दे रही है। इसके साथ साथ जो कोविड की रोकथाम के लिए अभी जो पैसा सरकार ने हमारे को दिया था, जिसके तहत हम RBSK की व्हीकल चला रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी वैक्सीन सेंट्रल स्टोर पर हमारे को प्राप्त हो रही है डिस्ट्रिक्ट स्टोर से, उसको जो है निचले लेवल तक, हर पंचायत स्तर तक पहुँचाना, और कहाँ कहाँ कैंप हमारे आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ पर लोगों को बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, उनके जो हमारा स्टाफ इस कोविड की वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व है उनके लिए रिफ्रेशमेंट का जो भी प्रबंध है एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उस हिसाब से हम उसके डिस्बर्समेंट निचले लेवल तक कर रहे हैं, ताकि जो ये कोविड का वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चला है इसको सुचारू रूप से हम चला पाएँ और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है हम प्रदान कर पाएँ।
सर, जैसे कि आपने कहा कि हर जो ग्राउंड लेवल पे पैरामेडिक स्टाफ है उसके लिए रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि जो ग्राउंड लेवल पे, हालाँकि आप ब्लॉक अकाउंटेंट यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, कहीं न कहीं जो वो मानसिक दबाव को कम करने के लिए आपके ऑफ़िस से उस स्टाफ के लिए क्या किया जाए? सर, इसके लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से रिफ्रेशमेंट का जितना भी पैसा जो है वो उन तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि उनको जो है बहुत दबाव के समय पर जो है लंच का प्रावधान किया जा रहा है, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स का, चाय पान जलपान का, और बैठने की सुचारू व्यवस्था हो, वहाँ पर कूलर हो, और इसके साथ साथ जो है पीने का स्वच्छ पानी हो। ये सारी व्यवस्था जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर से और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गाइडलाइन के हिसाब से जो है वो की जा रही है, ताकि लोग जो हैं एक फ्री माहौल में, और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो एक स्वस्थ माहौल में और फ्री माहौल में कार्य कर पाएँ। जी। सर, मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अब वैक्सीन का जो प्रोग्राम है सभी के लिए ओपन किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो वैक्सीन की जो पहले तो कमी थी, बट जब से ये ओपन कर दिया गया, तो आपको ये लगता है कि जो वैक्सीन्स हमारे को मिल रही हैं, वो कहीं न कहीं कम है? देखिए, शुरू में जो है थोड़ी-सी कमी आई थी, जब लोग भी इतने अवेयर नहीं थे, कि कुछ लोग, जो लोगों में डर था कि शायद इस वैक्सीनेशन से शायद कोई साइड इफ़ेक्ट हो, या वैक्सीनेशन का जो है कोई प्रभाव उनके ऊपर, विपरीत कोई प्रभाव जो है वो पड़े। लेकिन जिस तरीके से आज के दौर में देखा जाए, तो अब वैक्सीन जो है उपलब्ध हमारे पास काफ़ी मात्रा में हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे पास आती है, वो 1-2 दिन में कंज़्यूम हो जाती है, और तीसरे या चौथे दिन जो है हमारे को दोबारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्टोर से वैक्सीन प्राप्त करनी पड़ती है। जब से ये 18 टू 44 का जो एज ग्रुप है, इसको हमने चिन्हित किया है, उससे जो है हमारी वैक्सीन काफ़ी जो है वो कंज्यूम हो रही है। लेकिन आने वाले समय में जो है, जिस हिसाब से हमारे को गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई है, ये जो है ये समाप्त हो जाएगी, और सबको जो है पर्याप्त मात्रा में जो है वैक्सीन जो है वो फील्ड स्तर पर पहुंचा दी जाएगी, ताकि समय पर सबका जो है वैक्सीनेशन हो, और जो ये महामारी फैली है, इस महामारी से जो है हम निदान पा सकें। सर, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो भी आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, हालाँकि इतनी कोविड की महामारी हुई, तो इनकी जो सुरक्षा है कि ये कोरोना से कम ग्रस्त हो, उसके लिए आपके ऑफ़िस से क्या इनकी सुरक्षा प्रदान की जा रही है? देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि हमारे स्टाफ की जो सुरक्षा है वो किस तरीके से हम करेंगे, उसके लिए जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर से हमारे को जितने भी कंज्यूमेबल प्राप्त होते हैं, पीपी किट हो गई, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, सैनिटाइज़र हो गए, वो पर्याप्त मात्रा में हमारे को उपलब्ध हो रहे हैं, और उसकी जो सप्लाई है हम निचले स्तर तक भेज रहे हैं। जहाँ भी हमारा कोई सैंपलिंग चली हुई है, तो जो भी हमारी टीम होती है उस तक जो है ये सारा सामान जो है पर्याप्त मात्रा में हमारी आरबीएसके के व्हीकल जो है, जिस हिसाब से साइट जो है तय होती है, उस हिसाब से हम इन तक जो है इन चीज़ों को पहुँचा देते हैं, ताकि ये लोग जो है इस बीमारी से बच सके, और सबसे पहले अपनी सुरक्षा करते हुए जो है आम लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सके। सर, सरकार की तरफ से आपको कुछ ऐसी सुविधाएँ जो आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पे कमी आ रही है, वो कुछ आप चाहेंगे? देखिए, इसमें थोड़ा-सा मैं सरकार से यही चाहूँगा कि कुछ एक लोग जो है इसमें बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो कुछ इंसेंटिव के तौर पर जो पैरामेडिकल स्टाफ्स है, हमारे डॉक्टर्स हैं, या एनएचएम का स्टाफ है। तो एनएचएम का स्टाफ जो काफ़ी सालों से जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम सेवाएँ दे रहा है, जिसके लिए अभी तक सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि बहुत से कर्मचारी ऐसे ग्रसित हैं जो इस कोरोना काल में जो है निरंतर सेवाएँ दे रहे हैं, और दिन-रात जो है वो सेवाएँ दे रहे हैं। तो उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाए। उनकी एक डिमांड है कि उनको रेगुलर पे स्केल दिया जाए। तो कोविड महामारी की लड़ाई किसके साथ अगर लड़ना है, तो उनके परिवार के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और परिवार के बारे में सोचने के साथ-साथ ये ज़रूरी है कि इनके लिए कोई पॉलिसी तैयार की जाए, और कॉन्ट्रैक्ट में इनको लाया जाए, और साथ में जो है रेगुलर पे स्केल जो है उसको जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। सर, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हालाँकि जो मंडी का क्षेत्र है, हालाँकि आपके अधीन जितने भी गाँव हैं, भौगोलिक दृष्टि से दूर-दराज के इलाके हैं, तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हर आदमी को, हर जनमानस को जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सेवाएँ प्रदान की जाए, वो आम आदमी तक पूरी तरह से पहुँच सके? इसके लिए खंड चिकित्सा अधिकारी, जो हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी जी हैं, उन्होंने ब्लॉक स्तर पर जो है मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक बैठक की है,
जो हमारा कॉपरेशन अन्य विभागों के साथ, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ हो गए रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उनके प्रधानों से व्यूज़ लिया जाता है और उनकी तरफ से हमारे को प्रपोजल आता है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो टफ है और जहाँ तक जो है हमारी वैक्सीन लास्ट छोर तक, लास्ट आदमी तक जो है वो पहुँच पाए। तो उसके लिए जो है शाम को हमारा प्लान तैयार होता है कि लास्ट पंचायत कौन सी है जहाँ के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर एक टीम गठित की जाती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर, और वहाँ पर हमारा जो सरकारी वाहन है उसमें जो है वैक्सीन वहीं पर पहुँचाई जाती है और जो स्टाफ है उसको भी वाहन के माध्यम से उस पंचायत के अंतिम छोर तक पहुँचाया जाता है और वहाँ के लोगों को एक दिन पहले जानकारी आशा वर्कर के माध्यम से दे दी जाती है कि यहाँ पर आज टीकाकरण किया जाएगा। तो उसी दिन जो है हमारी अगले दिन जो है टीम वहाँ पहुँच जाती है और आम जनता का जो है वहाँ पर हम टीकाकरण कर पाते हैं। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आने वाले, देखिए अभी तो कोविड के जो वैक्सीन है बूढ़े बुजुर्गों को हॉस्पिटल तक विजिट करना चाहते हैं, आगे कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ ऐसे हो कि गांव-गांव में कैंप लगाए जाएं इस वैक्सीन के लिए? इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अभियान हमारा लग चुका है। गांव-गांव में जो हमारे ब्लॉक में 46 पंचायतें हैं, तो खंड चिकित्साधिकारी जी ने उन 46 की 46 पंचायत, 46 पंचायत को जो है वो हमने कवर कर दिया है। एक राउंड जो है पूरे उसमें 18 टू 44 लग गया है। अब जैसे प्रधान या ग्राम पंचायत प्रधान की प्रपोजल हमारे पास आएगी, जिनका सेकंड डोज जो है ड्यूज हो जाएगा 45 प्लस का, वहाँ पर जो है टीकाकरण का जो है यहाँ पर रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। और जैसे ही 18 प्लस 45 प्लस की जो वैक्सीन का दूसरा टीका शुरू होगा और उनके 84 डेज जो है कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो प्रधान की तरफ से प्रपोजल आएगा उसी हिसाब से हम उन पंचायतों को चिन्हित करेंगे और वहां पर जो है अपना हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है तुरंत शीघ्र कर दिया जाएगा। सर, इस ब्लॉक के लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? हमारी तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही संदेश है कि धैर्य बनाए रखें सारे लोग, और जहां जितना सुनिश्चित खंड चिकित्साधिकारी जी कर पा रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी तक वैक्सीन की पहुंच को बना सके। लेकिन हम ये भी गुजारिश करेंगे आम जनता से कि बहुत सारे हमने टीकाकरण केंद्र ऐसे देखे हैं जहां पर बहुत भीड़ जुट रही है। तो तीसरी लहर का जैसे कि सरकार ने अंदेशा दिया है, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने और प्रॉपर तरीके से अपने हाथ धोते रहे, और जब भी हम किसी वैक्सीनेशन साइट पर आए तो अपने टीके का इंतज़ार जो है ज़रूर करें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है आपकी पंचायत स्तर पर जो है वो टीकाकरण की सुविधाएं इस ब्लॉक की तरफ से खंड चिकित्साधिकारी जी निरंतर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सुविधा को जो है आम जनता तक पहुंचाया जा सके। और सबसे निवेदन रहेगा कि सबके सहयोग से ही जो है इस बीमारी पर जो है हम विजय जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आम जनता का सहयोग हमारे को नहीं मिलेगा, तब तक जो है इस बीमारी के ऊपर जो है हम उसको जो है उपचार नहीं कर पाएंगे। सर, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ब्लॉक अकाउंटेंट राकेश कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर से साफ किया कि जो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या ब्लॉक मेडिकल से जो भी लोगों को सेवाएं हैं सुनिश्चित की जाए कि हर किसी आम लोग को, जो चाहे वो दूर दराज के लोग हों, उनको जो है वैक्सीन का प्रॉपरली जो है वो प्रबंध किया जाए। जो भी इनके पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी सुरक्षा, उनकी जो मानसिक संतुलन है वो किस हिसाब से बनाया जाए। धन्यवाद। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए हरीश वर्मा, जिला मंडी के से बलद्वाड़ा।